वेलकम बैक नाजरीन। इस मूवी की आगाज एक सेनेट इजलास से होती है जहां रिटायर्ड फौजी अफसर थियोडोर हेज को नेवी सेक्रेटरी के ओहदे के लिए इंटरव्यू किया जा रहा है। इजलास में बहस का मरकजी नुक्ता नेवी में खवातीन की कम किरदार है। हेज वजाहत करने की कोशिश करता है लेकिन टेक्सास से सेनेटर लीलन डी हेवन उसकी बात काट देती है। डी हेवन उस पर सख्त तनकीद करते हुए कहती है कि खवातीन के साथ माजी में भी बुरा सलूक किया गया है। वो एक खुफिया रिपोर्ट पेश करती है जिसमें नेवी के आला ओहदेदारों के बयानात शामिल हैं, जिनमें कहा गया है कि खवातीन मर्दों के बराबर काम करने के काबिल नहीं। इजलास के बाद नेवी के आला हुकाम और महकमे दिफा के अफसर DOD एक खुफिया मुलाकात में डी हेवन को रोकने का मंसूबा बनाते हैं। वो शर्त रखते हैं कि अगर कोई औरत नेवी में शामिल होना चाहती है तो उसे नेवी की सख्त से सख्त ट्रेनिंग प्रोग्राम में कामयाब होना होगा। डी हेवन जानती है कि ये एक चाल है क्योंकि DOD जानबूझकर सबसे मुश्किल प्रोग्राम चुनकर ये साबित करना चाहता है कि औरतें नाकाम हो जाएंगी, मगर वो उस चैलेंज को कबूल कर लेती है और गाड़ी में निकल पड़ती है क्योंकि वो जानती है कि इनकी सियासी कैरियर के लिए ये बहुत फायदेमंद होगा। महकमा दिफा के ऑफिसर DOD और हेज को एक इंतहाई सख्त तरबियती प्रोग्राम US नेवी कंबाइंड रिकनेसियंस टीम का इंतखाब करते हैं, जिसमें 60% लोग तीसरे हफ्ते तक ही हार मान लेते हैं। कहानी अब बैक शिफ्ट होती हुई ऑनेल पर मरकूज होती है, जो नेवी में टॉपोग्राफिक एनालिस्ट के तौर पर काम कर रही है। वो एक सैटेलाइट कंट्रोल रूम में एक टीम की रहनुमाई कर रही हैं, जो एक खतरनाक मिशन में फंस गया है। ऑनेल एक शानदार हिकमत अमली बनाती है जिसमें टीम 9 मिनट्स के अंदर महफूज मकाम तक पहुंच जाती है और बड़ी तबाही से बच जाती है। डी हेवन नेवी के सख्त तरीन प्रोग्राम के लिए एक खातून उम्मीदवार तलाश करती है। वो एक ताकतवर एथलीट को मुस्तरद करती है क्योंकि वो ज्यादा दुबली पतली है, और इसी तरह एक पावर लिफ्टर को मुस्तरद करती है क्योंकि वो ज्यादा मर्दाना नजर आती है। उनका मकसद ये साबित करना है कि कोई भी रिवायती खातून सिर्फ फिजिकली मजबूत खवातीन नहीं, नेवी में कामयाब हो सकती हैं। आखिरकार वो एनल को मुंतखब करती है, जो एक ओलंपिक एथलीट, ज़हीन और रिवायती निस्वानियत के हामिल है। इसके बाद ओनेल को डी हेवन की कॉल आती है, जो उसे ऑफिस में मिलने का कहती है। डी हेवन ओनेल से कहती है कि तुम नेवी में ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट हो चुकी हो। अगर तुम ट्रेनिंग में कामयाब हो जाओगी तो तमाम लड़कियों के लिए नेवी में सिलेक्शन के लिए राह हमवार हो जाएगी। अब दिखाया जाता है कि ओनेल टप बात लेती हुई अपने मंगेतर लेफ्टिनेंट कमांडर राइस हार्पर से इस मौजू पर डिस्कस करती है। राइस को फिक्र होती है कि ये ट्रेनिंग इंतहाई सख्त और खतरनाक है और ओनेल को शदीद चोटें लग सकती हैं। चुनाचा वो उसे मना करते हुए कहता है कि तुम एक इंटेलिजेंस ऑफिसर हो, लड़ाका नहीं। मैदानी जंग तुम्हारी जगह नहीं। ओनेल महसूस करती है कि राइस हार्पर उनकी सलाहियतों पर यकीन नहीं रखता। वो साबित करना चाहती है कि वो हर इम्तिहान में कामयाब हो सकती है। चुनाचा वो CRT प्रोग्राम में शामिल होने का फैसला कर लेती है। ओनेल ट्रेनिंग सेंटर पहुंचती है, जहां उनके लिए अलहदा कमरा मुख्तस किया जाता है, जबकि बाकी तमाम मर्द कैडेट्स एक ही डॉर्म में रहते हैं। जैसे ही बाकी कैडेट्स को मालूम होता है कि एक औरत उनके साथ ट्रेनिंग कर रही है तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। जब वो डिनर के लिए मेस में आती है तो बहुत सारे ट्रेनर्स उसका मजाक उड़ाते हैं। अगली सुबह कमांड मास्टर चीफ जॉन आर्गेल ट्रेनिंग की क़यादत करते हैं। वो एक सख्त मिजाज, बेरहम और रूड ट्रेनर है जो किसी को रियायत नहीं देते। कमांड मास्टर ओनेल की यूनिफॉर्म चेक करता है और साथ ही कहता है कि इस ट्रेनिंग में सॉरी कहने की कोई गुंजाइश नहीं। अब पहले सेशन में उन्हें सिखाया जाता है कि कैसे वजनी कश्तियों को फौरन एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट की जाती है। उन्हें इंतहाई सख्त ट्रेनिंग दी जाती है और साथ ही ट्रेनर इन्हें मजीद चुस्त होने को कहता है। ओनेल को सेम इसी तरह ट्रीट दी जाती है जैसे दूसरे मर्दों को ट्रेनिंग दी जा रही होती है, लेकिन साथ ही ट्रेनर जिनसी तफरीक करते हैं। अब शाम को उन्हें खाने के लिए सिर्फ 4 मिनट दिए जाते हैं तो तमाम सोल्जर्स खाने पर कूद पड़ते हैं। इसी समय उन्हें काशन दी जाती है कि फौरन वापस पहुंच जाएं। चुनाचा वो खाना फेंक कर फिर से भूख के आलम में ट्रेनिंग के लिए पहुंच जाते हैं। उन्हें ठंडे पानी में ज्यादा समय तक रहने का ट्रेनिंग दिया जाता है। मेडिकल चेकअप के बाद फिर से वही फेंका हुआ खाना खाने को दिया जाता है। इसके बाद उन्हें एक मजमून लिखने को कहा जाता है जिसमें पूछा जाता है कि उन्होंने क्यों नेवी फोर्स को ज्वाइन किया। ओनेल को कम ऊंचाई वाले रुकावटें अबूर करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया जाता है, जिसमें वो नाराज हो जाती है। वो चाहती हैं कि उन्हें भी मर्दों के बराबर समझा जाए।
मगर उसकी बात रिफ्यूज की जाती है क्योंकि आर्मी रूल्स के तहत फीमेल ट्रेनर्स के लिए छोटी रुकावटें बनाई गई हैं। कमांडर मास्टर देखता है कि ओनेल अपनी प्लेटफॉर्म छोड़कर मर्दों के साथ उनकी तरह ऊंची रुकावटें अबूर कर रही है और उसके बाद वो अपने साथियों का ऊंची दीवार पर चढ़ने में मदद करती है। ओनेल जब दीवार पर चढ़ती है तो एक साथी उसका हाथ छोड़ देता है, जिसके कारण ओनेल नीचे गिर जाती है। इससे ये जाहिर होता है कि वो उसे यहाँ पसंद नहीं करते। अब 24 घंटों के बाद बहुत सारे ट्रेनर्स हिम्मत हार जाते हैं, जिन्हें यहाँ से निकाल दिया जाता है, जबकि ओनेल अब भी साबित कदम है। ओनेल परेशान होती है कि उसके साथ बाकी मर्दों की तरह क्यों बराबरी नहीं की जा रही। वो कमांडर से मिलती हुई कहती है कि मुझे भी मर्दों के बराबर समझा जाए। जवाब में कमांडर उसे स्ट्रेट फॉरवर्ड कहता है कि हम खवातीन को अपनी ट्रेनिंग में पसंद नहीं करते। चुनांचा ओनेल अपनी नस्वानी शनाख्त को कुर्बान करती हुई अपने बाल कटवा देती है और मर्दों की तरह अपीयरेंस लाती है। वो अपना सामान लेकर मर्दों की डॉर्म में मुंतकिल हो जाती है। इस अमल से मर्द कैडेट्स में मजीद बेचैनी पैदा होती है, लेकिन वो अपनी जिद पर कायम रहती है। इसके बाद सीन बैक शिफ्ट हो जाती है, जहां हेज को दिखाया जाता है, जो कि नेवी फोर्स का सेक्रेटरी मुंतखब हुआ है। हेज और दूसरे ऑफिसर्स को अच्छा नहीं लगता जब वो जानते हैं कि ओनेल एक खातून होकर मर्दों के साथ ट्रेनिंग कर रही है। लोगों को ओनेल के बारे में पता नहीं होता, वो उसे J.I. जैन से जानते हैं। फिर से ट्रेनिंग का समा दिखाया जाता है, जहां सख्त ट्रेनिंग की जा रही होती है। ओनेल बहुत मेहनत करती है और सख्त ट्रेनिंग करती हुई ये जाहिर करती है कि लिसानियत में तफरीक करना बिल्कुल गलत है। वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी बॉडी मजीद मजबूत और मस्कुलर हो जाती है। एक दिन तमाम न्यूज चैनल J.I. जैन के बारे में पूछने लगते हैं, जबकि दूसरी जानिब एनल अपनी ट्रेनिंग पर मरकूज रहती है। एक दिन ओनेल नहा रही होती है। इसी समय कमांड मास्टर उसे कहता है कि कैंप में मौजूद सबसे सीनियर ट्रेनी को पांव टूटने की वजह से हॉस्पिटलाइज किया गया है। इसलिए ओनेल को टीम लीडर मुंतखब किया जाता है, क्योंकि इस वक्त वो इस टीम में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सोल्जर है। बहरहाल डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के ऑफिसर DOD और ऑफिसर हेज को ये बिल्कुल पसंद नहीं होता कि ओनेल मर्दों की तरह ट्रेनिंग में अबूर कर रही है। उन्हें उम्मीद है कि ट्रेनिंग के अगले सख्त फेज में ओनेल ड्रॉप आउट हो जाएगी। ट्रेनिंग के अगले फेज में ट्रेनर्स को हेलीकॉप्टर से एक नामालूम मकाम पे फेंक दिया जाता है, जहां उन्हें सरवाइव करते हुए खुफिया मालूमात इकट्ठी करके सही सलामत एक खास पॉइंट तक पहुंचना होता है। ये ट्रेनिंग सोल्जर्स की हकीकी जंग में हिकमत अमली के लिए दी जा रही होती है। अगर इसी दौरान कोई सोल्जर पकड़ा गया तो उसे कैदियों की तरह ट्रीट किया जाएगा। ट्रेनिंग के दौरान 2 सोल्जर्स पकड़े जाते हैं और एक साथी की टांग टूट जाती है तो वो नीचे गिर जाता है। ओनेल फौरन उसकी मदद के लिए पहुंच जाती है, तो इसी समय ओनेल भी पकड़ी जाती है। असल में वो ट्रेनर्स होते हैं, लेकिन ऑफिसर्स उनके साथ कैदियों जैसा ट्रीट करते हैं। उन्हें इंतहाई सख्त टॉर्चर किया जाता है कि अपनी खुफिया मालूमात हमें बता दें। इसके बाद ओनेल की बारी होती है, जहां उसके हाथ पीछे बंधे हुए होते हैं। जॉन उसे बुरी तरह मारता है। ओनेल को बाहर निकालकर उसका सर पानी में डुबो दिया जाता है ताकि वो हमें अपनी टीम के बारे में मालूमात फराहम करे, लेकिन ओनेल साबित कदम रहती हुई उन्हें कोई मालूमात नहीं देती। जॉन ओनेल के साथ बदसलूकी करते हुए कहता है कि कैद में तुम्हारे साथ इस तरह भी सलूक किया जा सकता है। तो इसी समय ओनेल बैक स्टेप होती हुई जॉन को अपने सर से मार कर लड़ना शुरू हो जाती है, मगर जल्द ही जॉन उसे एक पंच मार कर गिरा देता है। ओनेल फिर से खड़ी हो जाती है, हार नहीं मानती और ना ही अपने साथियों को राज बताने छोड़ती है। ये देखकर मर्द कैडेट्स फिर से मुत्तहिद होते हैं। वो एनल का और भी ज्यादा इज्जत करने लगते हैं। ओनेल की साबित कदमी देखकर जॉन भी उसका इज्जत करने लगता है। अब अगली सीन में डी हेवन को गाड़ी में दिखाया जाता है, जो J.I. जैन यानी ओनेल की बहादुरी की रिपोर्ट्स देखकर बहुत खुश होती है। ओनेल की बहादुरी की वजह से टीम में मौजूद तमाम कैडेट्स उसकी इज्जत करने लगते हैं और साथ ही अब उसे अपने बराबर समझते हैं। एक दिन ओनेल अपनी सहेलियों के साथ समंदर के किनारे एंजॉय कर रही होती है। इसी समय कोई उसकी खुफिया तस्वीरें लेता है और ये तस्वीरें हायर अथॉरिटीज को भेजी जाती हैं। जब ओनेल कामयाबी की दहलीज पर पहुंचती है, उन पर झूठा इल्जाम लगाया जाता है कि वो हम जिन्स परस्ती में मुब्तला है, जो कि नेवी के वकार के खिलाफ है। ओनेल को इसी इल्जाम में कैंप से बाहर निकाल दिया जाता है, तो वो गुस्से में एक लकड़ी को घंटी पे मारकर तोड़ती हुई 3 बार बजाती है।
اور یہ ظاہر کرتی ہے کہ وہ یہ کیمپ چھوڑ کر جا رہی ہے۔ وہ مایوس ہو کر واپس اپنے گھر پہنچتی ہے، جہاں اس کے منگیتر اسے تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ تصویریں سینیٹر ڈی ہیون کے آفس سے بھیجی گئی ہیں۔ یہ وہی عورت ہے جس نے اونیل کو سپورٹ کیا تھا۔ یہ سازش اس نے اس لیے کی تھی تاکہ وہ اپنی سیاسی پوزیشن کو مضبوط کر سکے۔ اونیل ڈی ہیون سے ملتی ہے، جو کہ خود کو انجان بتاتی ہے۔ اونیل ڈی ہیون کو بے نقاب کرنے کی دھمکی دیتی ہے، جس کے بعد انہیں واپس ٹریننگ کیمپ میں شامل ہونے دیا جاتا ہے، جہاں اس کے ساتھی اسے ویلکم بیک کہتے ہیں۔ اب ٹریننگ کا آخری فیز ہے، جہاں ان پر سیٹلائٹ سے ایک ایمرجنسی کال آتی ہے، جس میں کہا جاتا ہے کہ ان کا جہاز لبنان میں کریش کر گیا ہے۔ امریکن آرمی رینجرز کو ان کی ہیلپ کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ مشن کے دوران اونیل کو لبنان کا ایک سولجر پیٹرول اسٹیشن کے قریب پہنچتے ہوئے دیکھ لیتا ہے، تو اسی سمے کمانڈر جان اسے گولی مار کر ہلاک کر دیتا ہے۔ فائر کی آواز کی وجہ سے سب ادھر ادھر بکھرنے لگتے ہیں۔ جان اپنی ٹیم سے ہٹ جاتا ہے، جبکہ اونیل نقشے کا معائنہ کرنے لگتی ہے۔ اونیل جلد ہی جان جاتی ہے کہ جان خطرناک ٹریک پر جا رہا ہے۔ اس حقیقی فوجی مشن کے دوران وہ اپنی زخمی ٹرینر جان کو بچاتی ہوئی خود کو ایک عظیم لیڈر ثابت کرتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہیلی کاپٹرز ان کی مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں اور اس طرح مشن کامیاب ہو جاتی ہے۔ آخر میں دکھایا جاتا ہے کہ جان، جو ابتدا میں اونیل کے خلاف تھا، آخر میں انہیں ایک اعزازی میڈل اور خود اپنی پسندیدہ نظم دیتا ہے، جبکہ جی آئی جین لسانی برابری، عزم اور خود کو ثابت کرنے کی جدوجہد کی ایک شاندار کہانی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس مووی کی کہانی یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے۔